नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त शुरुआत करेंगे बुलेटिन के उधम सिंह नगर से आ रही खबर के साथ। बाजपुर से यह खबर, जहां पर बाजपुर में बेरिया रोड स्थित रुई की एक दुकान में आग लगी। आग लगातार फैलती चली गई। तुरंत ही आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया और मौके पर खड़े एक ट्रैक्टर को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से दुकान में रखी लाखों रुपए की रुई जलकर राख हो गई। आग की लपटों ने काफी देर तक तांडव मचाया और आसपास काफी नुकसान पहुंचाया है। आग की भयावहता को देखते हुए इन तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आग लगी तो किस रफ्तार से आग फैली होगी। हालांकि घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, फिर इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती तब तक भारी नुकसान हो चुका था। फायर ब्रिगेड को सुनना नहीं, फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। बाकी अब जांच करके उसका जो भी नुकसान हुआ है तो जांच के बाद बताया जाएगा। इधर बीजेपी विधायक महेश नेगी के मामले में एक बार फिर नया मोड़ आया है। पहले देहरादून पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के मामले में चार्जशीट कोर्ट में फाइल की, लेकिन अब गढ़वाल आईजी ने इस चार्जशीट को रिकॉल कर लिया है, यानी कि चार्जशीट वापस ले ली गई है और पूरे मामले की जांच महिला थाना पौड़ी को दे दी गई है। यानी कि अब ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण दोनों ही मामलों की जांच पौड़ी की पुलिस करेगी। जांच में निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए गए थे और यही वजह है कि यह फैसला लिया गया। वहीं डीएनए टेस्ट के सवाल पर गढ़वाल आईजी ने कहा कि विधिक राय लेकर डीएनए कराया जाएगा। कि एक पीड़ित महिला ने भी इसमें बार बार वो भी सीबीआई जांच और इसकी मांग कर रही थी, तो एसएसपी साहब और मेरे द्वारा डिस्कशन के बाद ये तय किया गया कि अभी एक प्रकरण में चार्जशीट को रोक के इस दोनों इन्वेस्टिगेशंस को कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए और एक ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से दोनों केसेस की इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, ताकि दोनों इन्वेस्टिगेशंस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लौट आए हैं बद्री केदारनाथ दौरे के बाद। 3 दिन का दौरा था सीएम योगी आदित्यनाथ का। सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज चमोली से लौट आए। दोनों मुख्यमंत्रियों ने जहां बद्रीनाथ धाम में पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की, विश्व कल्याण की कामना की, तो वहीं धाम में यूपी सरकार की ओर से बनने वाले पर्यटन आवास गृह का शिलान्यास भी किया। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों ने राज्य के विकास में एक दूसरे को सहयोग देने की बात कही। अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत यूपी के सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह को कल केदारनाथ दर्शन के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचना था, लेकिन दोनों धामों में दिन भर हुई बर्फबारी से न सिर्फ ये दौरा प्रभावित हुआ, बल्कि रात्रि विश्राम भी आईटीबीपी गोचर में करना पड़ा। इसके बाद आज सुबह सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह बद्रीनाथ धाम पहुँचे, जहाँ भगवान बद्री नारायण के मंदिर में पहुँचकर दोनों मुख्यमंत्रियों ने पूजा अर्चना कर भगवान बद्रीश के दर्शन किए। न केवल यहाँ के तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का सौभाग्य अर्जित कर रहा हूँ, बल्कि बचपन में जो यहाँ के पकवान मिलते थे उनको भी आनंद ले रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज कई वर्षों के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ब्रह्म कपाली शिला पहुंचे, जहां उन्होंने पितरों के निमित्त पूजा तर्पण के बाद वापस मंदिर परिसर से शिलान्यास कार्यक्रम स्थल देव दर्शनी पहुंचे, जहां यूपी सरकार की ओर से बनने वाले पर्यटन आवास गृह का सीएम योगी ने शिलान्यास किया। इस दौरान यूपी सीएम योगी ने कहा कि संपत्ति विवाद को लेकर दोनों सरकारों के बीच सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने आपसी सहमति के आधार पर तय किया कि अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को सौंपेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार वहां पर उसी के बगल में एक नया पर्यटन आवास गृह भागीरथी के रूप में बनाएगा। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों ने जहां माणा पास को जोड़ने वाली पीआरओ की सड़क का निरीक्षण किया, वहीं बाद में माणा आर्मी कैंप में सेना व आईटीबीपी के जवानों से भी मुलाकात की और मिठाई खिलाकर उनका मनोबल बढ़ाया। आस्था के साथ साथ राष्ट्र धर्म की एक प्रेरणा जहां से प्राप्त हो रही हो, उस पवित्र स्थल पर और भारत के अपने वीर जवानों से मिलने
का आनंद ही अलग होता है। एक उत्तर प्रदेश का यात्री विश्रामालय, उसका भी आज भूमि पूजन हुआ है। और जो हमारे सैनिक सीमांत क्षेत्रों में जो रह रहे हैं, बर्फ़ की चट्टानों के बीच में रहकर काम कर रहे हैं, उनका दर्शन करने का माननीय योगी जी का हमारा एक प्रोग्राम है। इसके बाद दोनों मुख्यमंत्रियों ने देश के अंतिम गांव माणा का भ्रमण करने के बाद भीमपुल जाकर भीमपुल के दर्शन के साथ ही सरस्वती नदी के भी दर्शन किए और इसके बाद दोनों सीएम माणा हेलीपैड से देहरादून के लिए रवाना हो गए। न्यूज़ 18 के लिए बद्रीनाथ धाम से प्रभात पुरोहित की रिपोर्ट। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को ऐतिहासिक और यादगार बताया। वहीं सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया है कि जल्द ही उत्तराखंड की परिसंपत्तियां वापस मिल जाएंगी। उन्होंने सहारनपुर से होते हुए दिल्ली देहरादून को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का काम जल्द शुरू होने की बात भी कही और 2 से 3 दिन में रुकावटें दूर कर ली जाएंगी, ये भरोसा दिया है। 2.5 घंटे में दिल्ली जाने का सपना पूरा होगा, ये भरोसा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिया। बद्रीनाथ और केदारनाथ का दौरा, और वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 3 दिन के दौरे के बाद लौटे। क्या खास बातें रही जो दौरा हमने देखा सर, खास बातें योगी आदित्यनाथ जी से? देखिए, ये जो दौरा था बहुत ही ऐतिहासिक और स्मरणीय ये दौरा बना है। एक तो योगी आदित्यनाथ जी का साथ मिला और केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी के दर्शन, और उसमें एक अलग तरह की अनुभूति, जिसको कहना चाहिए आध्यात्मिक अनुभूति, वो वहाँ पर हुई। पूज्य योगी नाथ जी से जो हमारी परिसंपत्तियों का मसला है उसको लेकर बात हुई है। उन्होंने उसके पूरा उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो मीटिंग में जो तय हुआ है वो सब जो मिनट्स हैं उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई होगी और बहुत जल्दी जो उत्तराखंड की जो परिसंपत्तियां हैं वो उत्तराखंड को मिलेंगी। साथ ही एक जो दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस वे बन रहा है उसमें भी कुछ हर्डल थी, तो वो भी मुझे विश्वास है कि 2-3 दिन में वो भी दूर हो जाएंगे और बहुत जल्दी जो एक सपना है हमारा कि देहरादून से दिल्ली 2.5 घंटे में हमारे यात्री पहुँचें, तो उसकी जो बाधा थोड़ा सा रह गई है वो बाधा भी दूर हो जाए। कैमरा से राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और इस महीने के अंत में 3 दिन के लिए नड्डा उत्तराखंड में रहेंगे। अब नड्डा के इस दौरे को 2022 चुनाव के लिए शंखनाद माना जा रहा है। साथ ही नड्डा के इस दौरे के कई अन्य मायने भी निकाले जा रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भले ही 2022 में हो, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी 2022 में ही चुनावी शंखनाद करने जा रही है। इसकी पहली तस्वीर नवंबर के अंत में देखने को मिलेगी, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो करेंगे जो एक राजनीतिक नेता करता है, अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, अपना फीडबैक लेंगे, कैसे हम चुनाव की रणनीति बना रहे हैं उसको चेक करेंगे और हमारे बारे में और जो हमारे विचार के संगठन हैं उनसे बातचीत करेंगे, कैसे क्या कर रहे हैं। हालांकि नड्डा के दौरे की अंतिम तारीख तय होना अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि 3 दिन उनका दौरा 2022 की रूपरेखा काफी हद तक तय कर देगा। यही वजह है कि इस दौरे पर विपक्षी कांग्रेस की भी निगाह है और उसके नेता अभी से इस दौरे पर सवाल उठाने लगे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के आ जाए, वो बताए देश में उनका क्या योगदान बताए। आ जाने से थोड़ी होता है कि आरएसएस की ये रीति नीति है, बीजेपी की रीति नीति है, तो आप रखे रहिए। 2 मेंबर थे, इस समय सरकार में आ गए, ठीक, लेकिन ऐतिहासिक बैकग्राउंड है उसकी सोच की, पार्टी एक ही है कांग्रेस। विपक्ष भले ही नड्डा के दौरे पर सवाल उठाए, लेकिन असल मायनों में बीजेपी की तैयारियां कांग्रेस के लिए 2022 में कड़ी चुनौतियां पेश करने वाली हैं। नड्डा के प्रस्तावित 3 दौरे से साफ है कि बीजेपी उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में सत्ता बरकरार रखने के लिए किस हद तक गंभीर है। ऐसे में सत्ता पाने के लिए विपक्षी कांग्रेस को कड़े संग्राम से गुजरना होगा। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। 2022 के लिए
राजनीतिक दलों में तो हलचल बढ़ ही गई है। इलेक्शन कमीशन ने भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। राज्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने डेट्स जारी कर दी हैं। हम आपको बता दें किस किस तारीख तक क्या क्या काम होने वाले हैं। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक दावे होंगे, आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। 15 दिसंबर से 5 जनवरी तक दावे और आपत्तियों पर सुनवाई होगी। 6 से 14 जनवरी के बीच वोटर लिस्ट का सत्यापन होगा। और विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े उत्तराखंड को विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के देहांत के बाद अब पहले उपचुनाव से गुजरना होगा। सल्ट विधानसभा के इस उपचुनाव को लेकर सियासी गलियारों में गुणाभाग भी शुरू हो चुका है। करीब 95,000 वोटर्स वाली अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा सीट ठाकुर बाहुल्य मानी जाती है। 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रणजीत रावत यहां से विधायक बने। इस बीच 2007 के परिसीमन में भिकियासैंण सीट को सल्ट में मर्ज कर दिया। 2007 के बाद से इस सीट पर वर्तमान तक बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का दबदबा रहा। जीना के देहांत के बाद अब उनकी राजनीतिक विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा, इसको लेकर पार्टी के अंदर मंथन शुरू हो गया है। बीजेपी सीट पर जीना के बड़े भाई महेश जीना को आगे बढ़ा सकती है, तो वहीं विकल्प के तौर पर पूर्व में बतौर बागी प्रत्याशी सल्ट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके दिनेश मेहरा या फिर जिला पंचायत सदस्य माहेश्वर मेहरा के नाम पर भी विचार हो सकता है, जिनके ऊपर सुरेंद्र सिंह जीना जी का आशीष रहा होगा, सुरेंद्र सिंह जीना जी का सानिध्य रहा होगा। निश्चित रूप से वो व्यक्ति ही चुन करके उत्तराखंड के विधानसभा में आएगा। कांग्रेस की बात करें तो पिछले 15 सालों से सल्ट में सियासी वनवास झेल रहे पूर्व विधायक रणजीत रावत अपने ब्लॉक प्रमुख बेटे विक्रम रावत को आगे कर अपनी उम्मीदों को पंख दे सकते हैं। 2017 में मात्र 2,500 वोटों के अंतर से हार गई कांग्रेस की ही गंगा पंचोली भी दावेदारी जता सकती है, लेकिन हरीश रावत का बयान कांग्रेसियों पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। मेरी निजी राय यह है कि जीना के परिवार को ही ये चुनाव समर्पित कर देना चाहिए। एक नौजवान जिससे भविष्य की बड़ी आशाएं थी वो चला गया, मेरे लिए बड़ा दुखद है, जबकि वो मेरा बहुत कटु आलोचक था। अब मामला सिर्फ बीजेपी को वॉकओवर देने या जीना को लेकर सिंपैथी दिखाने तक सीमित नहीं है। दरअसल हरीश रावत ने अपने इस बयान से एक बार फिर पार्टी के भीतर ही अपने चिर प्रतिद्वंदियों को दौड़ से पहले ही बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर दिया। सुनिए नवप्रभात न्यूज़ 18 देहरादून। खबर देहरादून से, जहां पर जेल गेट से एक अपराधी फरार हो गया। मेडिकल टेस्ट के दौरान कैदी ने पुलिस को चकमा दे दिया और फरार हो गया। नशे की तस्करी के आरोप में 2 लोगों के साथ वाहिद नाम का एक बदमाश गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिन की जेल हुई थी उसे, लेकिन आज वाहिद नाम का यह कैदी फरार हो गया, जिसके बाद अब दून पुलिस की किरकिरी हो रही है। दून पुलिस आरोपी वाहिद की तलाश में जुटी है। इधर नैनीताल में सैलानियों को नैनीताल घुमा रहे टैक्सी ड्राइवर को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद ड्राइवर को इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि फारूक पर्यटकों को घुमाने हिमालय दर्शन के बाद 12 पत्थर लेकर आए थे, जहां पर सैलानियों को उतारते ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्हें हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बची। के पास ये चालक है, ड्राइवर है, 12 पत्थर के पास ही इसको अटैक आया। वहाँ लोगों ने इसको CPR वगैरह देने की कोशिश करी। जब तक यहाँ लेके आया तब तक ये ब्रॉड डेड आया था। टिहरी जिले के कंडीसौर क्षेत्र में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की मांग की है। आपको बता दें, कंडीसौर के क्यारदा गांव निवासी 32 साल के मुकेश लाल का शव 16 नवंबर की सुबह सड़क किनारे मिला था। परिजनों ने युवक के साथियों पर हत्या की आशंका जताई है, उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। यही मांग है कि मतलब इसमें जांच होनी चाहिए, पानी का पानी हो, और इसमें सरासरी मर्डर लग रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, और इसमें सरासरी मर्डर लग रहा है। उधर हल्द्वानी के पास लालकुआं के एक घर में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। यहां घर के ही 2 बेटों ने लूट की योजना बनाई थी। महंगे शौक पूरी करने के लिए अपने ही घर में लूट की योजना इन दोनों ने बनाई। दोनों ने बहन को बेहोश कर अपने ही घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। अब कैश और ज्वेलरी को घर में ही छिपा कर रखने का भी खुलासा हुआ है।
इधर राज्य में गवाह सुरक्षा नीति को अभी तक प्रभावी रूप से लागू नहीं कराए जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार को 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ में हरिद्वार निवासी रूहानी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में अभी तक गवाह सुरक्षा पॉलिसी नहीं बनाई गई है, जिस वजह से गवाहों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश के हर जिले में गवाह सुरक्षा समितियां बनाई जाए और हर जिले में एक महिला थाने की स्थापना भी की जाए। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के कोरोना अपडेट की। तो आज उत्तराखंड में कोविड के कुल 429 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की जान चली गई। कोरोना के कुल केसेस की संख्या 68,800 को पार कर चुकी है और एक्टिव केसेस की संख्या 4100 है। देहरादून में आज कोरोना के 142 नए मामले सामने आए। और पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते पखवाड़े में ही 8 लोगों की जान कोरोना संक्रमण की वजह से गई। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि त्योहारों में बाहरी प्रदेशों से भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका ज्यादा हो गई है। जिले में अब तक 14 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। उधर नैनीताल में गुलदार का दीवार पर चहलकदमी करने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि वीडियो नैनीताल के पंगुट रोड का है, जहां गुलदार पॉलिटेक्निक कॉलेज की सुरक्षा दीवार पर घूमता दिख रहा है। आप भी देखिए जरा। गौर करने वाली बात यह है कि सुरक्षा दीवार के ऊपर कंटीले तार भी लगे हुए हैं। बावजूद इसके लेपर्ड शिकार की तलाश में दीवार पर चहलकदमी करता दिख रहा है। शहर के पास गुलदार की धमक से लोगों में दहशत है। उधर राजधानी देहरादून के जोगीवाला इलाके में नाराज लोगों ने जाम लगाया, जमकर बवाल काटा है। 2 दिन पहले सड़क हादसे में एक लड़का यहां घायल हो गया था। घायल होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज लोगों ने हंगामा किया। इधर काशीपुर में एक बेकाबू कार आम आदमी के नेता के आवास का गेट तोड़ते हुए अंदर घुस गई, जिस पर नेता दीपक बाली के गार्ड ने फायर झोंक दिया, जिससे छर्रा लग गया। एक शख्स को जो कि घायल है, बताया यह जा रहा है कि रामनगर का रहने वाला हरप्रीत किसी काम से काशीपुर जा रहा था। लौटते वक्त उसकी कार बेकाबू हो गई और आप नेता दीपक बाली के गेट के अंदर घुस गई। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।